ओके तो फिर गुड इवनिंग गाइस। आई एम सॉरी, सुबह को तुम लोग को ये अपलोड करके देना चाहिए था. आई डू मेड ए वीडियो देयर बट द वीडियो क्वालिटी वाज आल्सो बैड and I could not upload it because the net was very bad there at that point of time. So just now I have returned from my native place. अभी मैं आया हूँ. So I thought of doing this video right now and uploading it so that you can at least watch it at night time, so that you can have some idea of the chapter, so that you can perform well in the exam tomorrow, because tomorrow you have English exam, right? Or if you have any confusion in the English thing, so please let me know in the group. Okay, till 10 PM you can ask me any questions or any other thing. I will be able to answer that. Okay. So हम लोग तुम्हारा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का तुम लोग का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 6 जो है, दैट इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ रहे थे. ठीक है, हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ा जहाँ तक देखा कि इब्राइट मतलब रिसर्च कर रहे थे. ठीक है, वो प्यूमा जो होता है, प्यूमा सॉरी मोनार्क का जो प्यूपा होता है, दैट इज़ द कैटरपिलर होता है, उसके ऊपर जो तुम्हारा जो गोल्डन स्पॉट्स होता है, वो जो एक ऑर्गन है, वहाँ से जो एक हार्मोन आता है और उससे जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ तक हम लोगों ने किया. राइट, उसके बाद से हम लोग देखते हैं दैट इज़ द लास्ट पेज दैट वी हैव, दैट इज़ पेज नंबर 37. राइट, वही बाकी है, तो खत्म हो जाएगा. दिस वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग. तो Ebright and his college roommate James R. Wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show out how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो उन लोगों का जो थ्योरी था, ठीक है, जिसमें उन लोगों ने देखा था कि मतलब जो स्पॉट्स थे, बेसिकली जो मोनार्क के ऊपर जो स्पॉट्स थे, ठीक है, जो प्यूपा के ऊपर स्पॉट्स थे, वो बेसिकली एक तरह का ग्लैंड थे जिसमें से हार्मोन निकलता है. ठीक है, और जिससे डीएनए का स्ट्रक्चर्स पूरा डिटरमाइन होता है. वो जो थ्योरी था उसको प्रूव करने के लिए इब्राइट और उनके जो रूममेट थे, जिनके साथ मिलके इन्होंने जो पेपर लिखा था, जिससे ये चैप्टर शुरू हुआ था, वो पेपर लिखने का वो करने लगे. ठीक है, उन लोगों ने मिल के सारी रात बैठ के प्लास्टिक से, फिर तुम्हारा जो कुछ था उससे, जैसे तुम लोग साइंस एग्जीबिशन में मॉडल्स बनाते हो, राइट, साइंस कांग्रेस में जाने के टाइम जैसे मॉडल्स बनते, तो वो लोग भी ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें लेके, सब कुछ चीज़ें लेके मॉलिक्यूल्स का मॉडल बना रहे थे, सेल्स का मॉडल बना रहे थे, सब कुछ का, ताकि वो दिखा सके कि कैसे क्या होता है. और सारी रात जाग के उन्होंने वो पेपर भी लिखा जिससे वो उनका वो थ्योरी, जो प्यूपा का जो गोल्ड स्पॉट वाला थ्योरी है, वो एक्सप्लेन कर सके. सरप्राइजिंगली नो वन न्यू हिम. रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स. लेकिन वो पब्लिश होने के बाद भी, मतलब वो पेपर पब्लिश होने के बाद भी सरप्राइजिंगली किसी ने उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मतलब पाने की कोशिश की नहीं. किसी ने भी उनके बारे में मतलब सोचने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की. ठीक है, तो इसी तरह से रिचर्ड इब्राइट जो है वो हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए. ठीक है, हाईएस्ट ऑनर्स, मतलब उनके ऑनर्स सब्जेक्ट्स में सबसे हाईएस्ट मार्क थे, और पूरे जो क्लास था उसमें 1510 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, 1510 स्टूडेंट्स में वो सेकेंड हुए. ठीक है, फिर उसी के बाद वो हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में गए. हार्वर्ड वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट और स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज स्कूल सॉरी. और उसी के बाद वो हार्वर्ड के जो मतलब मेडिकल स्कूल है, हार्वर्ड का जो मतलब मेडिकल कॉलेज है, वहीं पे वो रिसर्चर स्टूडेंट मतलब हिसाब से उन्होंने फिर से एडमिशन ले लिया, और वहीं पे जाके वो अपनी थ्योरी को लेकर और टेस्टिंग करने लगे, ताकि वो और भी अच्छी तरह से उसको प्रूव कर पाए. ठीक है, If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. तो जो राइटर है मतलब वो बोल रहे हैं कि जब वो रिसर्च कर रहे थे, इब्राइट जब उस थ्योरी को रिसर्च कर रहे थे, तब वो सोच रहे थे कि अगर उनका थ्योरी करेक्ट हो गया तो ये दुनिया में जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब सेल कैसे डेवलप होता है, उससे कैसे आदमी बनता है, एनिमल बनता है, कैसे एक छोटे से सेल में से पूरा डेवलप होकर पूरा आदमी बनता है, उस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक नई दिशा मिल जाएगी. ठीक है, It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और जब हम सेल कैसे डेवलप होता है, सेल का क्या फंक्शन होता है, वो जब वो अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, तभी ऐसा होगा कि इससे क्या होगा, बहुत से ऐसे रोग है जो सेल से रिलेटेड है. ठीक है, जो बॉडी का सेल्स जो होता है ह्यूमन से, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है, उसको रोकने का भी, उसको मतलब उसका दवाई निकालने का भी एक नया दिशा मिल जाएगा. वो रोग कैसे है, जैसे कैंसर, स्किन डिजीज, ऐसा सब. ठीक है, कैंसर भी इज ए सेल, इज ए थिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल, क्योंकि कैंसर जो कहता है वो हमारे सेल ग्रोथ को ख़त्म कर देता है. कैंसर का जो ट्यूमर्स होता है या फिर
जो जर्म्स होता है वो बेसिकली तुम्हारे सेल का ग्रोथ प्रोसेस खत्म करता है, जिसकी वजह से तुम मर जाते हो। ठीक है, तो अगर हम सेल का उस ग्रोथ प्रोसेस के बारे में और भी ज़्यादा जान लेंगे तो कैंसर जैसे ऐसे बहुत सारे डिजीजेज है जो सेल से रिलेटेड है, उनको रोकने के लिए, उनका भी इलाज ढूंढने के लिए एक नया दिशा मिल जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब किस लिए पॉसिबल होता है? एब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, उसका जो एक विज्ञान मतलब एक साइंटिफिक जो वे ऑफ थिंकिंग था, जो वो लॉजिकली रीजनेबली हमेशा चिंता करता था, उसी की देन थी ये। ठीक है, उसी की देन थी कि हम मतलब ये दुनिया इतना तक जान पाया सेल के बारे में। ठीक है, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory of cell life. उसका जो एकदम बेसिक सा रिसर्च था, जो कि वो मोनार्क का प्यूपा जो है, मोनार्क बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है, उसके शरीर पे जो गोल्ड स्पॉट है, उसका रिसर्च को लेके उसने इतना बड़ा रिसर्च किया कि उसको सेल लाइफ के बारे में, मतलब ह्यूमन सेल मतलब लिविंग सेल, मतलब हर किसी का सेल सेम होता है, लेकिन आदमी के सेल का भी सेल जो होता है वो, और पशु के सेल का भी जो सेल होता है वो सेम होता है। इट्स जस्ट दैट द सेल डेवलप्स इन अ डिफरेंट वे। जैसे आदमी का एक स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो उस सेल के लाइफ के बारे में उसको एक बहुत बड़ा मतलब ब्रेक थ्रू मिल गया था, बहुत बड़ा जानकारी मिल गया था। ठीक है, रिचर्ड इब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो रिचर्ड इब्राइट का साइंस में इंटरेस्ट कब शुरू हुआ था? जब से वो उन्होंने वो बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया था। ठीक है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो बुक था, डॉक्टर क्वाड्रपैक जो थे उनका जो बुक था, ठीक है, वो बुक पढ़ के ही उनको मतलब साइंस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, रिसर्च में, राइट। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना भी वो मतलब साइंस नहीं करते थे कि दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं देते थे। वो साइंस में अच्छे थे और उन्होंने साइंस को प्रेफर दिया, मतलब प्रायोरिटी उनका साइंस है, लेकिन उसके साथ साथ उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरे सब्जेक्ट में भी उतना ही इंटरेस्ट था। जैसे कि यहाँ पे बोले, इब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर एंड ए पब्लिक स्पीकर। वो क्या थे? इब्राइट एक चैंपियन डिबेटर थे, वो विनिंग डिबेटर थे, बहुत सारे डिबेट कंपटीशन उन्होंने जीता था। और पब्लिक स्पीकर मतलब स्पीच देना या फिर लोगों को भाषण देना या फिर एंकरिंग करना, वो सब वो बहुत अच्छी तरह से कर पाते थे। एंड ए गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट मतलब कैनोई एक तरह का बोट होता है जिसका ऐसे दो साइड ऐसे पॉइंटेड होता है, इस तरह से होता है कैनोई। ठीक है, तो उसको जो चलाता है उसको कैनोइस्ट बोलते हैं। तो वो एक गुड कैनोइस्ट मतलब वो बोट चलाने में भी माहिर थे, और इसके साथ साथ वो बहुत सारे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे जिनमें वो इक्वली वो माहिर थे। ठीक है, यस, ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक। और वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, स्पेशली नेचर फोटोग्राफी और साइंटिफिक एग्जीबिशंस का जो फोटोग्राफी है वो बहुत अच्छी तरह से वो करते थे। इन द हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट। और हाई स्कूल में वो रिचर्ड स्ट्रेट है मतलब हमेशा फर्स्ट क्लास पाने वाले स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। और उनको क्या करता था, वो पढ़ाई का जो पढ़ाई होता ना वो बहुत ईजी लगता था उनको उसमें ज़्यादा मेहनत देना नहीं पड़ता था उनको, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मतलब काफ़ी अटेंशन दूसरी तरफ दिया था। कहाँ पे? डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, डिबेट करने में। और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरह ऐसा क्लब्स फॉर्म किया जाता है स्कूल्स में। ठीक है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट देश जाके वहाँ पे देश का होकर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से हर स्कूल्स में वहाँ पे एक ऐसा क्लब बनाया जाता है, वो यूनाइटेड नेशंस के मॉडल के थ्रू। वहाँ पे भी डिफरेंट स्टूडेंट्स जाते हैं, वो डिफरेंट स्टूडेंट्स मतलब डिफरेंट देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट देश से नहीं जाते, लेकिन तो सोचो कि मैं अमेरिका रिप्रेजेंट करूँगा, तुम अफ्रीका रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से मतलब उस स्कूल के लोग ही डिफरेंट स्कूल देश रिप्रेजेंट करेंगे और उनके इश्यूज़ को लेके वो बातें करेंगे। ठीक है, तो इन सब में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था क्योंकि पढ़ाई में उनको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। ठीक है, ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। और इन सब चीज़ों में वो उनको एक इंसान मिल गया था जो उनको बहुत सपोर्ट करता था और जिनको देख के वो ये डिबेटिंग और ये सब सीख पाते थे। वो थे उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर रिचर्ड वीहरर। ठीक है, एंड एडवाइजर टू बोथ, वो उनके टीचर भी थे और इन सब चीज़ों में डिबेटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में ये उनको एडवाइस भी करते थे कि किस तरह से क्या अच्छी तरह से करना है। ठीक है, Mr. Weherer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. रिचर्ड इब्राइट ने बोला था कि उनके जो सोशल स्टाइल्स के टीचर थे मिस्टर वीहरर, वो उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे क्योंकि वही वो आदमी थे जिन्होंने उनमें नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें जानने का जो एक जज्बा है, एक जो इच्छा है, एक जो एस्पिरेशन, एक जो होप है, वो उसमें घुसाया था। वो क्वालिटी उनमें उन्होंने ही जागृत किया था।
ठीक है। और जब व्हीलर के पास जाके मतलब एक इंटरव्यू में इवराइट के बारे में पूछा गया, तो उनके जो सोशल साइंस के टीचर थे मिस्टर व्हीलर, उन्होंने क्या कहा, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। उन्होंने बोला कि रिचर्ड इवराइट हमेशा ही वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, मतलब वो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, वो परफेक्ट करना चाहते, वो और भी ज़्यादा उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all the research with butterflies and his other interests। और व्हीलर ने बोला कि एक चीज़ है जो मुझे रिचर्ड इब्राइट के बारे में और भी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब भी उसे किसी डिबेट में जाना होता था, किसी पब्लिक स्पीकिंग में जाना होता था, स्पीच देना होता था, वो क्या करता था, रात में 2-3 घंटा वो बैठ के उस चीज़ों के बारे में रिसर्च करता था, उस चीज़ों के बारे में जानता था, जान के उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके प्रिपेयर करके आता था। और ये सब वो दूसरी चीज़ों को बंद करके नहीं, वो अपना बटरफ्लाई का रिसर्च और जो साइंटिफिक रिसर्च है, पढ़ाई है, सब कुछ कर वुर के उसके साथ वो ये भी काम करता था। तो इतना ऑर्गेनाइज एंड डेडिकेटेड था वो अपने काम के प्रति। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर व्हीलर कंटिन्यूड, बट नॉट इन ए बैड सेंस। तो उन्होंने ये भी कहा कि सोशल स्टडीज़ के जो टीचर है उन्होंने कहा कि हाँ, रिचर्ड बहुत कम्पिटिटिव था, लेकिन बुरी तरीके से कम्पिटिटिव, मतलब वो कम्पीट करना चाहता, बट देयर शुड बी हेल्दी कम्पिटिशन। ठीक है, मुझे उससे अच्छा करना है, इसका मतलब नहीं मुझे उसका बुरा करके उससे अच्छा करना है, अच्छा करना है मुझे अपने दम पे अच्छा करना है, ऐसा कम्पिटिशन था। उन्होंने और भी कहा, ही explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. वो बोलते थे कि रिचर्ड जब किसी चीज़ को जीतना चाहता था, इसलिए नहीं कि जीतना है बोल के जीतना है, या फिर प्राइज चाहिए जीतना है, मतलब सिर्फ नाम करना है, फेम करना है, ऐसा नहीं। वो जीतना इसलिए चाहता था कि वो जो भी काम करना चाहता था, वो उस काम को उसके मतलब तरफ से बेस्ट करना चाहता था। ठीक है, वो उस काम को ठीक तरह से करने का बेस्ट करने के लिए वो जीतना चाहता था, ना कि फेम पाने के लिए, प्राइज पाने के लिए, या फिर पॉपुलर होने के लिए। ठीक है, फॉर द राइट रीजंस ही वांट्स टू बी द बेस्ट। तो वही उनके टीचर ने कहा कि एकदम सही चीज़ों के लिए वो अपने लिए बेस्ट चाहता था, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट काम कर सके, ना कि उसके लिए नाम पाए, पॉपुलरिटी पाए, फेम पाए। जैसे कि हम लोगों ने देखा, वो पेपर पब्लिश होने के बाद भी बहुत दिनों तक इब्राइट को कोई नहीं पहचानता था। बहुत दिनों बाद रिचर्ड इब्राइट को लोगों ने पहचानना या मान देना शुरू किया। ठीक है, तो वो काम सिर्फ काम के लिए करना चाहते थे। जैसे वो साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते थे नई चीज़ें जानने के लिए, नई चीज़ों को बारे में लोगों को और प्रोत्साहन देने के लिए और इंस्पिरेशन देने के लिए, ना कि सिर्फ अपना फेमस करने के लिए। ठीक है, ना कि सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। ठीक है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और उन टीचर के मतलब अकॉर्डिंग टू वो टीचर, ठीक है, मिस्टर व्हीलर, ठीक है, कि यही एक क्वालिटी था कि वो हर जो चीज़ करना चाहते थे वो उस चीज़ को बेस्ट करना चाहते थे, ना कि उस चीज़ के लिए फेम पॉपुलरिटी पाना चाहते थे। वो बेस्ट करने की जो एक जिद थी उनमें, वही एक क्वालिटी है जिसने शायद उनको एक साइंटिस्ट बनाया, और वही एक क्वालिटी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए। एंड हैज द टाइटल कम्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो व्हाट इज द क्वालिटी दैट हेल्प्ड इन मेकिंग द साइंटिस्ट? दैट इज the quality of doing the best of the work, or whatever work that one is doing, is what makes a person best in that field, right? Start with the first rate mind and add curiosity and mix in will to win for the right reasons। तो वो बोल रहे हैं कि कौन कौन सा क्वालिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू, हम अगर रिचर्ड इब्राइट को स्टडी करें तो हमें कौन कौन सा क्वालिटी चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। सबसे पहला एक फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, मतलब एक माइंड होना चाहिए जो सब चीज़ों के लिए खुला हो, नई नई चीज़ें जानने के लिए और भी प्रोत्साहन देता हो, नई नई चीज़ें जानने के लिए और भी हमेशा क्यूरियस हुआ करता हो, सब हमेशा एक्साइटेड रहे, हमेशा इंटरेस्टेड रहे, वैसा एक माइंड होना चाहिए। ठीक है, और हर चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की समझ होनी चाहिए। ठीक है, क्यूरियसिटी, जानने की इच्छा होनी चाहिए, और मिक्स इन द, और उसके साथ क्या होना चाहिए, जीतने की इच्छा, लेकिन फॉर द राइट रीजंस। मतलब है हमें ये चीज़ें जीतना है, इसके बारे में जानना है, इस पर बेस्ट होना है, इसलिए नहीं कि हमें दूसरों से ऊपर होना है, इसलिए कि हमें उस चीज़ को अच्छी तरह से जानना है फॉर द राइट रीजंस। तो यही चीज़ें शायद इब्राइट में थी, बोल के वो एक इतने बड़े साइंटिस्ट हुए। ठीक है, फ्रॉम द टाइम द बुक The travels of the monarch opened the world of science to him, Richard Everett has never lost his scientific curiosity। और जिस टाइम से वो जो बुक था डॉक्टर उकहर्ट का, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसने शायद वो पहली बार उनके दिमाग को
साइंस के नई नई चीज़ों के बारे में खोल दिया था, उनके दिमाग को और भी ज़्यादा चिंता करने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से रिचर्ड इब्राहिम ने कभी भी अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं छोड़ा, मतलब साइंस के बारे में जानने की इच्छा को कभी छोड़ा नहीं, वो उसको लेकर कंटिन्यू होते रहे। तो दिस इज व्हाट इज दिस चैप्टर कॉल्ड द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। आई होप तुम लोग को समझ में आया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आस्क मी इन द ग्रुप, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है।